हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट यू कॉल ट्रांसलेशन। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट ट्रांसलेशन। जैसे कि मैं आपको सेंट्रल डोग्मा के बारे में पहले ही बता चुका हूं, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से आरएनए जो बनता है उसे आप एमआरएनए कहते हैं, जिससे कि प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पे डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन, जो कि मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, और इसके बाद आरएनए से जो प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को आप ट्रांसलेशन कहते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ट्रांसलेशन प्रोसेस। सो लिसन केयरफुली। सो व्हाट इज ट्रांसलेशन एग्जैक्टली, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। हाँ जी, ध्यान दीजिए। Translation, this is the process of synthesis of protein from mRNA। mRNA से आपको पता है, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ टाइप्स ऑफ आरएनए। तो जो mRNA होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। डीएनए एक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल है, वो अपने पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उस इंफॉर्मेशन को वो mRNA में एक्सप्रेस करता है। फिर वही mRNA डीएनए से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर देता है प्रोटीन में। प्रोटीन में जो सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड है वो डिपेंड करती है डीएनए के ऊपर, यानी कि एमआरएनए के ऊपर, या ये कहिए जीन के ऊपर डिपेंड करती है। एक पर्टिकुलर जीन, एक पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने के लिए ट्रांसलेशन प्रोसेस बहुत जरूरी है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होने का जो प्रोसेस है उसे आप ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्लीज लिसन केयरफुली। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए। एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इसे आप ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन में जो मेजर स्टेप्स है जिनको फॉलो करना पड़ता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो इसके जो मेजर स्टेप्स है ट्रांसलेशन के, सबसे पहला एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड ही प्रोटीन यानी कि पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाएगा। किसकी चेन बनाएगा? पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाएगा, अमीनो एसिड की चेन बनाएगा। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है वो है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए के बारे में जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं, टीआरएनए डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ट्रांसलेशन प्रोसेस में। तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इसकी। तो थर्ड स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड बनने से पहले यहाँ पे, यानी कि प्रोटीन बनने से पहले, ये दो एडिशनल स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस में। पहला एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड और दूसरा है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो बात करते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड से। तो लिसन केयरफुली। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो व्हाट इज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड? तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के एक्टिवेशन के बारे में बता रहा हूं। अमीनो एसिड के एक्टिवेशन का मतलब क्या है? एग्जैक्टली क्या होता है कि यहाँ पे अमीनो एसिड एक्टिव होता है। अमीनो एसिड एक्टिव कैसे होता है? ये एक एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड, वो जो है एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है, यहाँ पे वो जो है एटीपी के साथ बाइंड करता है, एटीपी के साथ रिएक्ट करता है। इसे आप एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जिसको आप एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड कहते हैं, इस एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड वाले स्टेप में अमीनो एसिड जो है, सपोज दैट ये अमीनो एसिड है ए, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहाँ पे, सो डोंट बी कंफ्यूज। अमीनो एसिड 1 मतलब पहला अमीनो एसिड मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं। वैसे तो पहला जो अमीनो एसिड होता है वो होता है आपका कौन सा होता है? फर्स्ट अमीनो एसिड AUG होता है। क्या होता है? AUG यानी कि मिथियोनाइन होता है पहला अमीनो एसिड। बट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जो AUG है, मिथियोनाइन अमीनो एसिड, तो ये अमीनो एसिड जो है एटीपी के साथ रिएक्ट करता है। तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड का मतलब क्या है कि यहाँ पे अमीनो एसिड एटीपी के साथ रिएक्ट करता है एंड दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड एन एंजाइम। ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोसेस होता है। आप इसको बस खाली एक रिएक्शन से याद कर लीजिए।
आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसको थोड़ा मैं नीचे लिखता हूं। तो यहाँ पे अमीनो एसिड जो है वो एटीपी के साथ रिएक्ट करता है और एटीपी के साथ रिएक्ट करने के बाद वो बनाता है यहाँ पे अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग निकल जाते हैं। तो ये है रिएक्शन। तो यहाँ पे ये अमीनो एसिड एटीपी के साथ बाइंड करके अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है। यानी कि यहाँ पे एक एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे काम होता है। इस एंजाइम को सपोज दैट आप E1 कह लीजिए, इसका नाम मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे मैग्नीशियम आयन की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टेप में अमीनो एसिड एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में अमीनो एसिड एटीपी के साथ बाइंड करके अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना देता है और यहाँ से 2 फॉस्फेट अलग निकल जाते हैं। देखिए यहाँ पे एटीपी में 3 फॉस्फेट है बट वो एएमपी अमीनो एसिड के साथ बाइंड कर गया है, इज दैट क्लियर? और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग निकल गए। तो यहाँ पे जो ये E1 में जो लिखा है एक एंजाइम है। यहाँ पे जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है इस प्रोसेस में, जो एंजाइम चाहिए उसको आप कहते हैं अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो पहला जो स्टेप है वो है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। इसकी प्रेजेंस में अमीनो एसिड जो है एटीपी के साथ रिएक्ट करके अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अलग निकाल देता है। तो एंजाइम यहाँ पे कौन सा चाहिए? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। मैंने यहाँ पे इसको E1 लिखा है। यहाँ पे जितने टाइप के अमीनो एसिड होते हैं उतने टाइप के अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम होंगे। 20 टाइप के अमीनो एसिड इस्तेमाल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, तो 20 टाइप्स के ही अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम रिक्वायर्ड होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है E1। तो फर्स्ट अमीनो एसिड के लिए AA1 मतलब अमीनो एसिड नंबर 1 अमीनो एसिड के लिए नंबर 1 एंजाइम चाहिए, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं। 20 टाइप के अमीनो एसिड जो है उनके लिए यहाँ पे 20 टाइप्स के अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मैंने इसको लिखा है E1 यानी कि फर्स्ट एंजाइम। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अमीनो एसिड रिएक्ट विद एटीपी एंड बनाता है अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग निकल जाते हैं। अब आपके पास यहाँ पे एक्टिवेटेड अमीनो एसिड आ गया। ये जो यहाँ पे अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है एग्जैक्टली ये क्या है? ये एग्जैक्टली एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है। दिस इज एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। तो यहाँ पे ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है और ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड आपको ट्रांसलेशन प्रोसेस में रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब चार्जिंग ऑफ टीआरएनए की बात करते हैं। अभी आपके पास अमीनो एसिड एक्टिवेट हो गया। एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन से पहले, एग्जैक्ट पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन से पहले अमीनो एसिड का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी होता है। तो अभी आपके पास एक्टिवेटेड अमीनो एसिड आ गया। अब ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बाइंड करेगा टीआरएनए के साथ। जैसे कि मैंने आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर बताया था, तो टीआरएनए के स्ट्रक्चर में एक साइट होती है जिसको आप बोलते हो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। आप देखना एक बार टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखना, अपना पेज पलट के देखना कि टीआरएनए के स्ट्रक्चर में एक मैंने आपको बाइंडिंग साइट बताई थी जिसको अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट कहते हैं। तो उस अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट से ये एक्टिवेटेड टीआरएनए, ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है ये बाइंड कर जाता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ऐसे टीआरएनए को आप बोलेंगे चार्ज टीआरएनए। तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मतलब चार्ज टीआरएनए बनने का जो प्रोसेस है इसको आप चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जो है, जो कि अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, दिस इज अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये बाइंड कर जाता है टीआरएनए के साथ। टीआरएनए की कौन सी साइट के साथ बाइंड करता है बेटा? ये टीआरएनए की अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। मैंने आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाया है, उसमें अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट भी बताई है। वहां पे ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बाइंड करता है और जैसे ही एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ बाइंड करता है तो ये बना देता है क्या बेटा? ये बना देता है अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। ये बन गया अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स था, अब इसने जो है टीआरएनए के साथ खुद को बाइंड कर लिया। लेकिन इनका क्या होगा? एएमपी और एंजाइम क्या होंगे? यहाँ पे ये फ्री हो जाएंगे। एएमपी जो है वो फ्री हो गया। अभी यहाँ पे एएमपी फ्री हो गया और ये एंजाइम था ये भी फ्री हो गया है, ये दोनों फ्री हो गए हैं। अब आपके पास आ गया ये आप जो देख रहे हैं,
ये एक चार्ज टीआरएनए है। ये जो रिएक्शन में आपको आया है ये दिस इज कॉल्ड चार्ज टीआरएनए। मैं फिर से लिख देता हूं, ये A1 लगाना जरूरी है बिकॉज दिस इज फर्स्ट अमीनो एसिड। तो ये टीआरएनए कॉम्प्लेक्स दिस इज कॉल्ड चार्ज टीआरएनए। इसको आप चार्ज टीआरएनए कहते हैं, यानी कि आपके पास चार्ज टीआरएनए आ गया। एंड नाउ दिस चार्ज टीआरएनए विल बी रेडी टू बाइंड विद व्हाट, ये रेडी हो जाएगा बाइंड होने के लिए एमआरएनए के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे आपके प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसलेशन में 3 मेन स्टेप्स मैंने बताया। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में अमीनो एसिड एटीपी के साथ रिएक्ट करके अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करता है। यहाँ पे जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज ये एंजाइम है। तो यहाँ पे आपका एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बन गया, ये जो मैंने लिखा है amino acyl AMP enzyme 1 complex, this is activated amino acid. Now this activated amino acid will bind to the tRNA. तो यहाँ पे ये tRNA के साथ रिएक्ट करेगा, AMP और एंजाइम फ्री हो जाएगा। आपके पास ये जो आया है ये आपके पास चार्ज tRNA है। तो अब जो है हम एग्जैक्ट मैकेनिज्म स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस का। तो ध्यान दीजिए, एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस कहां से स्टार्ट करें? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, तो बात कर रहे हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ये जो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड है यानी कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये टेक प्लेस करता है 3 मेजर स्टेप्स में। हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड? 3 मेजर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। तो दिस फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन 3 मेजर स्टेप्स। ये 3 मेजर स्टेप्स में टेक प्लेस करता है। सबसे पहले आता है इनिशिएशन, उसके बाद दूसरा स्टेप आता है इलोंगेशन, थर्ड स्टेप आता है टर्मिनेशन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले हम इनिशिएशन स्टेप की बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इनिशिएशन स्टेप की बात कर रहे हैं। तो यहां पे हम इनिशिएशन स्टेप की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए प्लीज। इनिशिएशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। इनिशिएशन, देखो बेटा ध्यान दो यहां पे। अगर बात करें इनिशिएशन की तो इनिशिएशन में क्या होता है, यानी कि जहां से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है उसे आप इनिशिएशन कहते हैं। अब इस प्रोसेस में, इस स्टेप में भी यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इनिशिएशन में सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द मेजर रिक्वायरमेंट्स इन इनिशिएशन स्टेप? तो यहाँ पे इनिशिएशन में जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं, व्हाट आर द मेजर रिक्वायरमेंट्स? आपको पहले रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिन फैक्टर्स की वजह से इनिशिएशन प्रोसेस विल स्टार्ट, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस विल बी स्टार्ट। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये समझने बहुत जरूरी है। तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या क्या है? सबसे पहली जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो है राइबोसोम की। राइबोसोम आपको पता है, राइबोसोम को आप प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। बिना राइबोसोम के प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है। तो ये राइबोसोम की यहाँ पे, राइबोसोम जो है यहाँ पे एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। राइबोसोम के बिना प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होंगे क्योंकि ये एक मैन्युफैक्चरिंग साइट है। प्रोटीन बनने की एक मैन्युफैक्चरिंग साइट होती है राइबोसोम, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस करता है। इज दैट क्लियर? तो पहली रिक्वायरमेंट है राइबोसोम। राइबोसोम की यहाँ पे 2 यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट होती है और दूसरी स्मॉलर सब यूनिट होती है। ठीक है, तो लार्ज सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। तो देयर आर 2 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। लार्ज सब यूनिट जो होती है वो होती है बेटा 50s होती है प्रोकैरियोट्स में, 60s होती है यूकैरियोट्स में। ये आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, वही स्मॉलर सब यूनिट 30s होती है प्रोकैरियोट्स में, 40s होती है यूकैरियोट्स में। तो राइबोसोम की दोनों सब यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, लार्ज सब यूनिट की भी रिक्वायरमेंट होती है और स्मॉलर सब यूनिट की भी रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी जो हमारी रिक्वायरमेंट है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये राइबोसोम की जो लार्जर सब यूनिट है या स्मॉलर सब यूनिट है, ये दोनों फ्री होती हैं, फ्रीली प्रेजेंट होती हैं। इज दैट क्लियर? साइटोप्लाज्म में दोनों सब यूनिट फ्री होती है, लेकिन जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस की बारी आती है वैसे ही ये दोनों यूनाइट हो जाती है। प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे दोनों यूनाइट हो जाती है और ये यूनाइट कैसे होती है ये मैं आपको इस टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ। लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे सबसे पहली रिक्वायरमेंट राइबोसोम। दूसरी रिक्वायरमेंट
यहाँ पे एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस होता है, और ये जो एनर्जी है ये जीडीपी की फॉर्म में होती है, ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीडीपी की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? और इसके अलावा यहाँ पे कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, इनिशिएशन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा मैग्नीशियम आयन की भी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे ये इनिशिएशन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कभी कभी इनिशिएशन फैक्टर से भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर दीज इनिशिएशन फैक्टर। ये इनिशिएशन फैक्टर है क्या? देखो, इनिशिएशन फैक्टर्स प्रोकैरियोट्स में जो इनिशिएशन फैक्टर होते हैं वो बेटा कितने होते हैं? प्रोकैरियोट्स में 9 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, यूकैरियोट्स में 3 इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। प्रोकैरियोट्स में 3 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं और यूकैरियोट्स में 9 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रोकैरियोट्स में 3 इनिशिएशन फैक्टर और यूकैरियोट्स में 9 इनिशिएशन फैक्टर। अब इन इनिशिएशन फैक्टर का रोल क्या है? ये इनिशिएशन फैक्टर क्यों रिक्वायर्ड है इनिशिएशन प्रोसेस में, प्रोटीन सिंथेसिस में, ये आपको पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली। अभी जो प्रोकैरियोट्स में जो इनिशिएशन फैक्टर है, मैं पहले प्रोकैरियोट्स के लिख देता हूं। इसको कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड इनिशिएशन फैक्टर 3। मैंने लिखा IF1, IF2 एंड IF3। इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड इनिशिएशन फैक्टर 3। तो यहाँ पे 3 इनिशिएशन फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं। वहीं यहाँ पे जो इनिशिएशन फैक्टर यूकैरियोट्स में है, ये टोटल 9 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। इनका नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको, कंपलसरी नहीं है नाम याद करना, फिर भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A, 4B, 4C एंड 4D। तो ये 4 हो गए, ये 3 हो गए, और एक यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6। तो टोटल 9 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं यूकैरियोट्स में। पहला इनिशिएशन यूकैरियोटिक फैक्टर 1, 2, 3, उसके बाद 4A, 4B, 4C, 4D, और उसके बाद इनिशिएशन यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6। तो टोटल 9 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं यूकैरियोट्स में एंड 3 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं प्रोकैरियोट्स में। तो इनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। चलिए बात करते हैं इनिशिएशन की। इनिशिएशन एग्जैक्टली कैसे स्टार्ट होता है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। सी लिसन केयरफुली। तो ये मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स आपको बताऊंगा टॉपिक। तो डायग्राम भी आपको साथ ही साथ ड्रॉ करते चलना है। ध्यान दीजिए प्लीज, लिसन केयरफुली। इसके बाद अब मैंने बताया आपको जैसे कि ट्रांसलेशन प्रोसेस में पेप्टाइड की फॉर्मेशन से पहले 2 एडिशनल स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, 2 एडिशनल प्रोसेस रिक्वायर्ड होते हैं। पहला एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ जाके ऐसे ही डायरेक्टली बाइंड नहीं कर जाएगा, पहले वो एक्टिवेट होता है। अमीनो एसिड बाइंड करता है एटीपी के साथ रिएक्ट करके, अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम 1 कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसके बाद वही अमीनो एसाइल एंजाइम एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है वो टीआरएनए के साथ बाइंड करता है। तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ये भी बता चुका हूं। तो चार्ज टीआरएनए क्या था हमारा? चार्ज टीआरएनए था हमारा अमीनो एसाइल टीआरएनए। अमीनो एसाइड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स जो था वो हमारा चार्ज टीआरएनए था। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे अभी चार्ज टीआरएनए आके बाइंड करेगा, ठीक है, किसके साथ? लिसन केयरफुली। तो यहां पे सबसे पहले इनिशिएशन प्रोसेस में क्या होगा कि इनिशिएशन प्रोसेस में जो स्मॉलर सब यूनिट है जिसको आप 30S mRNA बोलते हैं, सबसे पहले ये स्मॉलर सब यूनिट बाइंड करती है mRNA के साथ। 30S राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट किसके साथ बाइंड करेगी बेटा? 30S राइबोसोम है, और ये किसके साथ बाइंड करेगा? ये बाइंड करेगा mRNA के साथ इनिशिएशन प्रोसेस के लिए। ये मैं यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से भी आपको बता देता हूँ, लिसन केयरफुली। ये हमारे पास राइबोसोम है, राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट है। दिस इज स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। देखो, सपोज दैट दिस इज 30S स्मॉलर सब यूनिट एंड दिस इज 40S इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, 30S इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स में 30S होती है, यूकैरियोट्स में 40S होती है। दिस इज स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो सबसे पहले इनिशिएशन प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले इनिशिएशन प्रोसेस में 30S सब यूनिट के साथ mRNA बाइंड करता है। mRNA जो होता है वो जनरली mRNA की जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ, mRNA का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो न्यूक्लियस में टेक प्लेस करता है।
जैसे ही mRNA का ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस करता है वो mRNA साइटोप्लाज्म में आता है और साइटोप्लाज्म में आके उसका ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में टेक प्लेस करता है, लेकिन ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर टेक प्लेस करता है। तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन दैट टेक प्लेस इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल। तो mRNA न्यूक्लियस में बन गया है और mRNA न्यूक्लियस में बनने के बाद माइग्रेट करेगा साइटोप्लाज्म में। तो mRNA माइग्रेट करके साइटोप्लाज्म में आ जाता है। mRNA माइग्रेट करके किस में आ जाता है बेटा? साइटोप्लाज्म में आ जाता है और वो mRNA राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट के साथ बाइंड करेगा। वो राइबोसोम की किसके साथ बाइंड करेगा? स्मॉलर सब यूनिट के साथ बाइंड करेगा और वहां पे कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी और मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, देखो ध्यान दो, प्लीज लिसन केयरफुली। ये हमारे पास mRNA है, इसको मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूं आपको, बड़ी आसानी से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट ये रेड कलर से दिखा रहा हूं मैं आपको, ये है हमारे पास mRNA। देखो बेटा, ये mRNA जो है बाइंड कर गया स्मॉलर सब यूनिट के साथ। किसके साथ बाइंड किया बेटा? ये mRNA बाइंड किया स्मॉलर सब यूनिट के साथ। यहाँ पे कोडोन है, सबसे जो पहला कोडोन होता है वो इनिशिएशन कोडोन होता है, जिसको आप AUG बोलते हैं, फर्स्ट कोडोन। आपने मान लिया AUG फर्स्ट कोडोन है, मान लिया क्या? AUG इनिशिएटर कोडोन होता है। इस तरीके से इस mRNA पे इनिशिएटर कोडोन्स होते हैं, ये कोडोन्स होते हैं। कोडोन क्या है बेटा? ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड कोडोन है। तो ये यहाँ पे mRNA जो है स्मॉलर सब यूनिट के साथ बाइंड कर गया इनिशिएशन स्टेप में। पहले सबसे पहले mRNA, दिस इज mRNA, और ये mRNA किसके साथ बाइंड किया? ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है जिसको आप 30S कहते हैं। तो सबसे पहले 30S के साथ mRNA बाइंड करेगा और इसके लिए यहाँ पे एक इनिशिएशन फैक्टर रिक्वायर्ड होता है, इनिशिएशन फैक्टर 1 और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। ठीक है, ये mRNA इसके साथ बाइंड करता है तो ये बनाता 30S mRNA कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया बेटा? 30S mRNA कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज 30S mRNA कॉम्प्लेक्स, कि ये mRNA 30S यूनिट के साथ बाइंड करके 30S mRNA कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इसके बाद क्या होगा? ये जो 30S mRNA कॉम्प्लेक्स है ये बाइंड करेगा tRNA के साथ। किसके साथ? tRNA के साथ। और वो जो tRNA है आपका वो है चार्ज tRNA। तो ये चार्ज tRNA के साथ बाइंड करने का काम करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये 30S mRNA एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे 30S mRNA, चलो पहले ये बताता हूं, बाइंड करता है tRNA के साथ। अगर वो यूकैरियोटिक सेल है, वो यूकैरियोटिक सेल है तो ये चार्ज tRNA फॉर्माइलेटेड होता है। सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल है तो फॉर्माइलेटेड होता है, यूकैरियोटिक सेल है तो वो नॉन फॉर्माइलेटेड होता है। जो पहला अमीनो एसिड होता है वो इसी के साथ बाइंड होता है। तो यहां पे ये चार्ज tRNA है जो कि फॉर्माइलेटेड मिथियोनाइन होता है। पहला tRNA किसके लिए होता है? मिथियोनाइन के लिए होता है। पहला कोडोन कौन सा होता है? AUG इनिशिएटर कोडोन होता है। वो किसको एक्सप्रेस कराता है? वो मिथियोनाइन को एक्सप्रेस कराता है। तो पहला जो tRNA होगा वो क्या होगा? मिथियोनाइन के लिए होगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये फॉर्माइलेटेड मिथियोनाइन होता है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इन प्रोकैरियोट्स क्या होता है कि वो फॉर्माइलेटेड मिथियोनाइन होता है। tRNA जो है वो क्या है बेटा? फॉर्माइलेटेड मिथियोनाइन है। ये मैं आपको बता देता हूं, यहां पे जो tRNA होगा दिस इज फॉर्माइलेटेड मिथियोनाइन होगा। फॉर्माइलेटेड मिथियोनाइन tRNA, इसको ऐसे लिखते हैं। अब ये फॉर्माइलेटेड मिथियोनाइन tRNA इसके साथ बाइंड कर जाता है, ये चार्ज tRNA है तो बन जाता है यहाँ पे, इसको tRNA को आप बाइंड कराइए यहाँ पे। सपोज दैट ये आपके पास चार्ज tRNA है। tRNA का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट वे में बना देते हैं। सपोज दैट
दिस इज टीआरएनए, दिस इज टीआरएनए। और ये फॉर्मुलाइट, ये जो टीआरएनए है बेटा, ये टीआरएनए फॉर्माइलेटेड मिथ्योनाइन होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दिस इज नॉन फॉर्माइलेटेड मिथ्योनाइन। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ये नॉन फॉर्माइलेटेड मिथ्योनाइन होता है। तो इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहले इनिशिएशन में स्मॉलर सब यूनिट एमआरएनए के साथ बाइंड किया, ठीक है, 30S एमआरएनए कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये 30S एमआरएनए कॉम्प्लेक्स फॉर्माइलेटेड मिथ्योनाइन के साथ बाइंड करता है। ये पहला टीआरएनए है जिसके पास फर्स्ट अमीनो एसिड है मिथ्योनाइन, जो मिथ्योनाइन को कैरी करके लेके आ रहा है अपने साथ। मिथ्योनाइन अटैच हो चुका है टीआरएनए के साथ, यहाँ पे मिथ्योनाइन अटैच हो चुका है। ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, सपोज दैट दिस इज A1 अमीनो एसिड, फर्स्ट अमीनो एसिड, यानी कि ये मिथ्योनाइन होता है। ये इसके साथ ऑलरेडी अटैच है। ये अटैच्ड अमीनो एसिड के साथ अटैच वाला जो टीआरएनए है उसको फॉर्माइलेटेड मिथ्योनाइन टीआरएनए बोलते हैं, फर्स्ट टीआरएनए को, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में इसको सिंपली लिखा जाता है टीआरएनए, क्योंकि ये नॉन फॉर्माइलेटेड मिथ्योनाइन होता है। मिथ्योनाइन दोनों में होता है, मिथ्योनाइन इनिशिएटर कोडोन दोनों में है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में फॉर्माइलेटेड होता है मिथ्योनाइन, और यूकैरियोट्स में नॉन फॉर्माइलेटेड होता है मिथ्योनाइन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया आपका यहाँ पे AUG के साथ बाइंड कर गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और यहाँ पे देखो, ये सॉरी एमआरएनए के साथ बाइंड कर गया, तो ये बन गया यहाँ पे 30S एमआरएनए टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। टीआरएनए कौन सा है? फॉर्माइलेटेड मिथ्योनाइन, मैंने साइड में शॉर्ट में लिखा है, ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इनिशिएशन में ये कॉम्प्लेक्स बना, लेकिन यहाँ पे जो इनिशिएशन फैक्टर कौन सा रिक्वायर्ड होगा? IF2 IF3, मैग्नीशियम आयन यहाँ पे भी रिक्वायर्ड होगा, और इसके अलावा ये एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है, यहाँ पे जीटीपी रिक्वायर्ड होगी। तो ये यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर भी रिक्वायर्ड हो गए हैं, और यहाँ पे जीटीपी भी रिक्वायर्ड है। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बन गया। कौन सा कॉम्प्लेक्स बना है ये? इस कॉम्प्लेक्स को आप कहते हैं 30S एमआरएनए टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। इज दैट क्लियर? अब इस कॉम्प्लेक्स के साथ लार्जर सब यूनिट बाइंड हो जाएगी। कौन सी सब यूनिट बाइंड होगी इस कॉम्प्लेक्स के साथ? देखो, लिसन केयरफुली। अब इस कॉम्प्लेक्स के साथ लार्जर सब यूनिट बाइंड होगी। दिस इज कॉल्ड लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, ठीक है। तो एट द एंड इस कॉम्प्लेक्स के साथ क्या बाइंड होती है? एट द एंड बाइंडिंग ऑफ लार्जर सब यूनिट। यहां पे एट द एंड लार्जर सब यूनिट बाइंड कर गई है, और यहां पे आपका ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया है। ये लार्जर सब यूनिट यहां पे इसके साथ बाइंड कर गई है, ठीक है। तो ये हो गया इनिशिएशन। इनिशिएशन में इतना ही होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे 30S एमआरएनए स्मॉलर सब यूनिट के साथ कैसे बाइंड किया, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। इसको मैं यहाँ पे कुछ रिकॉग्निशन साइट के बारे में बताऊंगा, सो लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो एमआरएनए है ये स्मॉलर सब यूनिट के साथ बाइंड करता है। तो 30S स्मॉलर सब यूनिट होती है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में 40S स्मॉलर सब यूनिट होती है, उसके साथ एमआरएनए बाइंड करता है। लेकिन एमआरएनए बाइंड करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में एग्जैक्टली जो ट्रांसक्रिप्शन की साइट होती है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, उसको आप प्रोमोटर बोलते हैं। प्रोमोटर में एग्जैक्ट साइट जो होती है रिकॉग्निशन साइट होती है। जैसे कि मैंने आपको प्रिब्नो बॉक्स और हॉगनेस बॉक्स बताया था। प्रिब्नो बॉक्स प्रोकैरियोट्स में होता है और हॉगनो बॉक्स यूकैरियोट्स में होता है। ऐसे ही यहां पे एमआरएनए जो है 30S यूनिट को रिकॉग्नाइज करता है। किसको? एमआरएनए जो है बाइंड होता है 30S सब यूनिट के साथ, स्मॉलर सब यूनिट के साथ, जो कि वो उसको रिकॉग्नाइज करता है। और रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रोकैरियोट्स में एक सीक्वेंस होती है जिसको आप बोलते हो एसडी सीक्वेंस। ये एसडी सीक्वेंस होती है एमआरएनए के पास। ध्यान दीजिए, कभी कभी एसडी सीक्वेंस के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो एसडी सीक्वेंस की बात कर रहा हूं मैं। एसडी सीक्वेंस का काम क्या है? दिस इज 7 बेसिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में 7 बेसिस होते हैं, एमआरएनए पे होती है ये 7 बेसिस सीक्वेंस ऑन एमआरएनए। और ये 7 बेसिस कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं।
AGGU, ये 7 बेसिस सीक्वेंस है, इसको आप SD सीक्वेंस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड SD सीक्वेंस एंड दिस सीक्वेंस लोकेटेड ऑन mRNA, जिससे कि mRNA किसको रिकॉग्नाइज करता है, स्मॉलर सब यूनिट को। ये सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री बनाती है स्मॉलर सब यूनिट के साथ। कैसे बनाती है बताता हूं। तो यहाँ पे 5 एंड है और ये 3 एंड है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन 5 to 3 डायरेक्शन में होता है, ट्रांसक्रिप्शन 5 to 3 डायरेक्शन में होता है, ऐसे ही ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस भी 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। तो ये 7 बेसिस सीक्वेंस है ऑन mRNA और उसका काम क्या है, हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज, ये एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है। 7 बेसिस की सीक्वेंस होती है ये सीक्वेंस प्रेजेंट होती है इनिशिएटर कोडोन से 4 to 12 बेस पेयर बिफोर 4 to 12 bases. This sequence present before 4 to 12 bases from initiator codon. इनिशिएटर कोडोन जिसको आप बोलते हैं AUG, ये एक इनिशिएटर कोडोन है। इस इनिशिएटर कोडोन से AUG, इस इनिशिएटर कोडोन से लगभग 4 to 12 बेसिस, लगभग कहीं यहाँ आसपास SD सीक्वेंस होगी और ये SD सीक्वेंस 7 बेसिस की सीक्वेंस होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जो कि रिकॉग्नाइज करती है स्मॉलर सब यूनिट को। अब स्मॉलर सब यूनिट में होता है 16S RNA, ये SD सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री बनाती है ASD के साथ। SD सीक्वेंस ASD सीक्वेंस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। दिस SD सीक्वेंस फॉर्म्स कॉम्प्लीमेंट्री विद किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट्री विद ASD सीक्वेंस। अब ये ASD सीक्वेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, लिसन केयरफुली। तो बात कर रहा हूं मैं ASD सीक्वेंस की। जैसे SD सीक्वेंस mRNA पे होती है वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है ये ASD सीक्वेंस। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ SD सीक्वेंस। ये SD सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ SD सीक्वेंस की ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है एंड ये लोकेटेड होती है, लोकेटेड ऑन 16S RNA। 16S RNA इस पे ये लोकेटेड होती है। 16S RNA स्मॉलर सब यूनिट में होता है। ठीक है, फिर से बता देता हूं, सिंपल है। mRNA जो है रिकॉग्नाइज करता है स्मॉलर सब यूनिट को विद द हेल्प ऑफ SD सीक्वेंस। mRNA में इनिशिएटर कोडोन यानी कि AUG से पहले 7 बेसिस पहले ये सीक्वेंस प्रेजेंट 4 to 12 बेसिस पहले ये 7 बेसिस सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। इस सीक्वेंस का नाम है AGG and U। ठीक है, 7 नाइट्रोजन बेसिस है और ये mRNA में प्रेजेंट होती है 4 to 12 बेसिस बिफोर इनिशिएटर कोडोन। इनिशिएटर से 4 से 12 नाइट्रोजन बेसिस पहले पड़ी होती है ये SD सीक्वेंस। और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बनता है वो स्मॉलर सब यूनिट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनती है। और स्मॉलर सब यूनिट में किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनता है आपको पता होना चाहिए। स्मॉलर सब यूनिट में 16S राइबोसोमल RNA होता है तो उसके साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री बनाने का काम करता है। तो ये हो गया आपका इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, इसके अलावा है आपका, इसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो है इलोंगेशन। तो इनिशिएशन समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। इनिशिएशन में क्या हो रहा है कि जो 30S स्मॉलर सब यूनिट है mRNA की वो बाइंड हो रही है किसके साथ, वो tRNA के साथ बाइंड हो रही है। फॉर्माइलेटेड मिथियोनाइन tRNA होता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में नॉन फॉर्माइलेटेड मिथियोनाइन tRNA होता है और वो बना देता है 30S mRNA tRNA कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका 30S mRNA tRNA कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे पहला अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड किसके साथ बाइंड करता है, tRNA के साथ। चार्ज tRNA मैंने आपको बताया था, चार्ज tRNA में अमीनो एसिड बाइंड कर जाता है और फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा होता है, मिथियोनाइन होता है, फॉर्माइलेटेड मिथियोनाइन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसलेशन में वो है चेन इलोंगेशन। नेक्स्ट स्टेप इज चेन इलोंगेशन। चेन इलोंगेशन देखिए क्या होता है। चेन इलोंगेशन से पहले एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ये लार्जर सब यूनिट बाइंड हो गई है mRNA tRNA कॉम्प्लेक्स के साथ। ये लार्जर सब यूनिट में 3 साइट्स होती हैं, एक P साइट, एक A साइट और एक E साइट।
ये APE, this is A site, this is P site and this is E site. Is that clear? There are 3 sites right in larger subunit of ribosome. Ribosome की larger subunit में 3 sites होती है, A, P and E. A for amino acyl site, A for amino acyl site. पहले मैं P site की बात कर रहा हूँ. P site क्या है? देखिए आप, P site दिखाई दे रही है आपको. ये जो P site है, इस P site से बाइंडिंग होती है किसकी? इनिशिएटर और फर्स्ट टीआरएनए की. इनिशिएटर कोडोन नहीं कहेंगे आप ये कहेंगे. इससे फर्स्ट अमीनो एसिड या फर्स्ट टीआरएनए बाइंड होता है. फर्स्ट टीआरएनए बाइंड होता है इससे. बाइंडिंग ऑफ फर्स्ट टीआरएनए, इसके साथ पहला टीआरएनए बाइंड करता है. फर्स्ट टीआरएनए बाइंड होता है इसके साथ. इसके बाद ए साइट के साथ जो नेक्स्ट टीआरएनए है, पहले टीआरएनए के बाद जो दूसरा टीआरएनए है वो ए साइट के साथ बाइंड करता है. बाइंडिंग ऑफ सेकंड टीआरएनए इसके साथ बाइंड करता है. लेकिन जिस टाइम इसके साथ पहला टीआरएनए बाइंड होता है पी साइट, उस टाइम पे ए साइट एम्प्टी होती है. ए साइट विल बी एम्प्टी व्हेन फर्स्ट टीआरएनए विल बाइंड टू द इनिशिएटर कोडोन. तो दिस इज एम्प्टी at the time of initiator, at the time of first tRNA binding, at the time of first tRNA binding, पहले tRNA binding के टाइम पे ये A साइट एम्प्टी होती है, E साइट एग्जिट होता है. इसमें एग्जैक्टली क्या होता है? 1/1 tRNA आता है. पहले ये tRNA आया, इस टीआरएनए ने क्या काम किया? इस टीआरएनए ने इस कोडोन को रीड किया, ठीक है, और कोडोन को रीड करने के बाद यहां से ये निकल जाता है, ठीक है. उसके बाद दूसरा आएगा, वो इस कोडोन को रीड करेगा, ये भी निकल जाएगा. तीसरा आएगा, वो इस कोडोन को रीड करेगा, ये भी निकल जाएगा. एक पर्टिकुलर कोडोन को रीड करने के लिए एक पर्टिकुलर टीआरएनए होता है. ये टीआरएनए यहाँ पे परमानेंटली अटैच नहीं रहेंगे, ये इससे डिटैच हो जाएगा जैसे ये इसको रीड कर लेता है. इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? उसके बाद यहाँ पे दूसरा टीआरएनए आएगा, फिर तीसरा टीआरएनए आएगा. इस तरीके से होता है यहाँ पे. तो ये ए साइट है, इसके अलावा ई साइट भी है. ई साइट को आप एग्जिट साइट बोलते हैं. दिस इज एग्जिट साइट, एग्जिट साइट से टीआरएनए निकल जाता है. तो फिर से सुन लीजिए, पी साइट पे पहली बार जो फर्स्ट कोडोन है वो बाइंड करता है, सेकंड कोडोन ए साइट पे बाइंड करता है. जैसे ही फर्स्ट कोडोन इसको रीड कर लेता है, जैसे ही फर्स्ट टीआरएनए इस कोडोन को रीड कर लेता है, वैसे ही यहां से ये डिटैच हो जाता है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ रहा है आप लोगों को? तो ये हो गया आपका इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलोकेशन. ये इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलोकेशन है. इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है चेन इलोंगेशन. दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. लिसन केयरफुली. नेक्स्ट इज चेन इलोंगेशन. अगला जो टॉपिक है वो है चेन इलोंगेशन. देखो ध्यान दो प्लीज. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चेन इलोंगेशन. तो अब हम बात कर रहे हैं चेन इलोंगेशन की. चेन इलोंगेशन में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. चेन इलोंगेशन में होता क्या एग्जैक्टली, यू मस्ट नो अबाउट दिस. अब यहां पे इनिशिएशन हो गया. इनिशिएशन के लिए इनिशिएशन फैक्टर्स रिक्वायरमेंट है. इज दैट क्लियर? इनिशिएशन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, जीटीपी की रिक्वायरमेंट है. ऐसे चेन इलोंगेशन के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है. तो पहले तो इनकी रिक्वायरमेंट्स देख लीजिए. चेन इलोंगेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, यू मस्ट नो अबाउट दिस. यहाँ पे जो मेन रिक्वायरमेंट्स है, तो यहाँ पे जो चाहिए एक एंजाइम चाहिए जिसको आप बोलते हो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज. इसके अलावा राइबोजाइम. ये राइबोजाइम यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में 23S rRNA होता है. यूकैरियोट्स में ये 28S rRNA होता है.
इसके अलावा यहाँ पे कुछ फैक्टर्स भी रिक्वायर्ड हैं जिनको आप इलोंगेशन फैक्टर्स कहते हैं। यहाँ पे जो मेजर इलोंगेशन फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। इलोंगेशन फैक्टर टीयू, मतलब टीयू का मतलब है यहाँ पे थर्मो अनस्टेबल, टीयू मतलब थर्मो अनस्टेबल। इलोंगेशन फैक्टर टीएस मतलब थर्मोस्टेबल। इलोंगेशन फैक्टर जी, और इसके अलावा यहाँ पे जीटीपी एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। चेन इलोंगेशन में एग्जैक्टली होगा क्या ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट अमीनो एसिड फर्स्ट टीआरएनए बाइंड हुआ, पहले अमीनो एसिड वाला जो टीआरएनए बाइंड हुआ, ठीक है, अब उसने इसको रीड कर लिया। रीड करने के लिए के बाद ये यहां से डिटैच हो जाएगा। देखो ये यहां से क्या हो गया, एग्जिट साइड से निकल जाएगा। देखो इसको हम निकाल देते हैं यहाँ पे, ये एग्जिट साइड से निकल जाएगा, ठीक है, और इसकी जगह ये वाला आ जाएगा। तो ये यहां पे एग्जिट साइड से निकल गया, ध्यान दो, और इसकी जगह आपकी बार कौन सा टीआरएनए आया, वो आ गया आपका अमीनो एसिड 2 वाला, और यहां पे ए साइड पे कौन सा आ जाएगा, अमीनो एसिड 3 वाला आ जाएगा। और ये वाला जो टीआरएनए है, ठीक है, जो पहले वाला जो टीआरएनए था वो उसने यहाँ पे अमीनो एसिड 1, राइट, इसको कोड करके छोड़ दिया यहाँ पे। अब ये अमीनो एसिड 1 वाला A2 के साथ बॉन्ड बनाएगा जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बनाएगा बेटा, ये पेप्टाइड बॉन्ड। फिर से सुनो, यहाँ पे जो पहला इनिशिएटर कोडोन था, पहला टीआरएनए जो था यहाँ पे, फर्स्ट टीआरएनए जो था AUG वाला, अब ये यहाँ पे एक चीज और होगी कि जैसे जैसे ये mRNA जो है ट्रांसलेशन करता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे ये चीजें शिफ्ट होती जाएंगी। अब यहाँ पे AUG था, तो अब ये क्या है, इसका mRNA का ट्रांसलोकेशन हो जाता है। कैसे mRNA का ट्रांसलोकेशन हो जाएगा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो mRNA है इसका ट्रांसलोकेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ध्यान दो, जहां जो AUG था वो इधर आ गया। AUG ऑलरेडी यहाँ पे AUG ने अपना काम खत्म कर दिया, इस कोडोन को बना दिया, इस अमीनो एसिड को बनाने का काम कर दिया इसने। AUG ने इस अमीनो एसिड को सिलेक्ट करने का काम कर लिया। अब टीआरएनए यहाँ से वो टीआरएनए निकल गया, अब यहाँ पे दूसरा टीआरएनए आया, तो ये AUG यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि mRNA जो है ये अपने आप को ट्रांसलोकेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू राइबोसोम। राइबोसोम जो है, सपोज दैट, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज दैट ये राइबोसोम है और ये mRNA है, तो ये mRNA जैसे जैसे कोडोन करता जाएगा वैसे वैसे पीछे की साइड इस तरीके से शिफ्ट होता जाएगा। यहाँ पे इनिशिएटर कोडोन था, अब इनिशिएटर कोडोन जो है उसने अपना काम कर लिया, अब वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये mRNA राइबोसोम के अलोंग शिफ्ट होता रहता है। तो ये mRNA यहाँ पे राइबोसोम के अलोंग शिफ्ट होता गया, AUG यहाँ पे आ गया। तो जहाँ पे पहले P साइड थी वहां पे अब दूसरा कोडोन है, ठीक है, अब वो दूसरा अमीनो एसिड A साइड से शिफ्ट हुआ है, ये A साइड से P साइड पे शिफ्ट हुआ है, और A साइड पे एक नया टीआरएनए आ गया है, ठीक है। A साइड वाला टीआरएनए P साइड पे शिफ्ट हुआ है और A साइड पे एक नया टीआरएनए आ गया है, ये इलोंगेशन है। फिर इस तरीके से ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये 1 by 1 इस तरीके से चलता रहेगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे ये अमीनो एसिड 1 था, इसने इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाया। पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाता है, ये बनाता है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, ये एंजाइम इसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेन इलोंगेशन में जो P साइट है, P साइट पे एट P साइट पे न्यू टीआरएनए विल अटैच, ठीक है, नया टीआरएनए अटैच हो जाएगा T साइट पे। इज दैट क्लियर? और A साइट पे भी न्यू टीआरएनए अटैच हो जाएगा। ये P साइट पे टीआरएनए कहां से आया, फ्रॉम A साइट से। A साइट से टीआरएनए P साइट पे आ गया, वो जो पहले A साइट पे था इनिशिएशन में वो P साइट पे आ गया, और P साइट वाला क्या हो गया, जो P साइट वाला जो टीआरएनए था, फर्स्ट टीआरएनए क्या हो गया बेटा, पहला जो टीआरएनए है वो डिटैच हो जाता है। क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है, और उसका जो अमीनो एसिड है इस सेकंड वाले अमीनो एसिड के साथ क्या बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड टेक प्लेस
between amino acid फर्स्ट अमीनो एसिड एंड सेकंड अमीनो एसिड। फर्स्ट और सेकंड अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इस पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कौन सा करता है? यहाँ पे एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, जिसको आप कहते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। यहाँ पे इसके लिए पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज चाहिए और एक एंजाइम चाहिए राइबोजाइम। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? एक एंजाइम चाहिए राइबोजाइम, समझ आया? और यहाँ पे ये एक एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है। यहाँ पे एनर्जी कौन सी चाहिए? जीटीपी एनर्जी चाहिए। और यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये इलोंगेशन फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये हो गया चेन इलोंगेशन। तो चेन इलोंगेशन में सिंपल है, पी साइट, ए साइट, ई साइट। ई साइट से टीआरएनए निकल जाता है, पी साइट पे पहला इनिशिएटर कोडोन बाइंड करता है। जब पी साइट पहला इनिशिएटर को सॉरी मैं इनिशिएटर कोडोन बोल देता हूँ बार बार। पी साइट पे पहला टीआरएनए बाइंड करता है, फर्स्ट टीआरएनए फॉर्माइलेटेड मिथियोनाइन। अब जैसे वो पी साइट को फ्री करता है, ए साइट वाला टीआरएनए पी साइट पे आ जाता है और ए साइट पे नया टीआरएनए आ जाता है। और साथ ही साथ ये जो आपका एमआरएनए है, इस एमआरएनए का भी ट्रांसलोकेशन होता रहता है। यानी कि एमआरएनए का जो यहाँ पे इनिशिएटर कोडोन था वो इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा टीआरएनए यहाँ से डिटैच होगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो वन बाय वन वो कोडोन को रीड करता जाता है और अमीनो एसिड को सिलेक्ट करता जाता है। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनता है जिसको आप बोलते हो पेप्टाइड बॉन्ड। इसको बनाने का कौन काम करता है? पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज इसको बनाने का काम करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ये फर्स्ट अमीनो एसिड के COH ग्रुप के बीच में बनता है और सेकंड अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप के बीच में बनता है। फर्स्ट अमीनो एसिड के COH ग्रुप के बीच में बनता है और सेकंड अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप के बीच में ये यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और साथ के साथ ये एमआरएनए यहाँ से शिफ्ट होता जाता है, यानी कि ट्रांसलोकेशन होता है एमआरएनए का। दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड एन एंजाइम जिसको आप कहते हैं ट्रांसलोकेज। तो यहाँ पे एक एंजाइम और चाहिए, ट्रांसलोकेज। ट्रांसलोकेज एंजाइम, इस एंजाइम का काम क्या है? हेल्प्स इन स्लाइडिंग ऑफ एमआरएनए अलोंग राइबोसोम। राइबोसोम के अलोंग एमआरएनए की जो स्लाइडिंग कर रहा है, क्योंकि वन बाय वन कोडोन रीड होता जाएगा तो ये शिफ्ट होता जाएगा इस साइड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये जो स्लाइडिंग करवाता है ये ट्रांसलोकेज एंजाइम करवाता है। इसी के साथ चेन इलोंगेशन इज डन। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है चेन टर्मिनेशन। तो सी नेक्स्ट चेन टर्मिनेशन, लिसन केयरफुली। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज चेन टर्मिनेशन। बेटा अगला टॉपिक है हमारा चेन टर्मिनेशन, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। लिसन केयरफुली। अब चेन टर्मिनेशन में क्या होगा? अब इसी तरीके से वन बाय वन कोडोन आता जाएगा, वन बाय वन टीआरएनए आता जाएगा, वन बाय वन कोडोन जो है रीड होता जाएगा, वन बाय वन अमीनो एसिड जो है वहां से क्या होगा? वन बाय वन अमीनो एसिड सेलेक्ट होता जाएगा और इस तरीके से वन बाय वन यहाँ पे। अब यहाँ पे जहाँ पे पहले A2 था, अब इस साइड चेन टर्मिनेशन में से पहले मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे A3 हो जाएगा, वन बाय वन आएगा। तो एक लंबी सी चेन पेप्टाइड की एट द एंड रिलीज हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा? जैसे ये सबसे पहला अमीनो एसिड था, अमीनो एसिड 1, इसके बाद दूसरा अमीनो एसिड 2। दूसरा अमीनो एसिड कौन सा बेटा? 2 है। लिसन केयरफुली। दिस इज फर्स्ट अमीनो एसिड, उसके बाद दूसरा अमीनो एसिड आ गया, उसके बाद तीसरा अमीनो एसिड आएगा, चौथा अमीनो एसिड। इस तरीके से यू विल गेट ए लॉन्ग चेन ऑफ पेप्टाइड और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। तो न्यू अमीनो एसिड कौन सी साइड पे अटैच होता है? ए साइड पे, ठीक है। और फिर वो कौन सी साइड पे जाता है? पी साइड पे। और पी साइड पे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाने के बाद फिर वो वहां से डिटैच हो जाता है, ई साइड से वो निकल जाता है। तो वन बाय वन अमीनो एसिड ए साइड पे आएगा, ए साइड से फिर पी साइड पे जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, फिर निकल जाएगा।
ए पे आएगा, फिर पी साइड पे आएगा, फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और फिर निकल जाएगा। इस तरीके से एक लंबी चेन मिल जाती है आपको पॉलीपेप्टाइड की। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद हम चेन टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे टर्मिनेशन प्रोसेस के लिए स्टॉप कोडॉन रिक्वायर्ड होते हैं। मैंने आपको जेनेटिक कोडॉन बताया था। जेनेटिक कोडॉन जो है एक स्टॉप कोडॉन होते हैं और एक नॉर्मल जेनेटिक कोडॉन होते हैं। टोटल जो जेनेटिक कोडॉन होते हैं वो 64 होते हैं, लेकिन 3 कोडॉन ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड में एक्सप्रेस नहीं करते। ये मैंने आपको बताया था, UAA, UAG एंड UGA। ये तीनों कोडॉन किसी भी अमीनो एसिड में एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सपोज दैट इस mRNA सीक्वेंस में जहां पे भी स्टॉप कोडॉन आ जाएगा वहीं पे ये प्रोसेस जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए स्टॉप कोडॉन रिक्वायर्ड होते हैं। कौन से कोडॉन रिक्वायर्ड होते हैं? प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए स्टॉप कोडॉन रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे चेन टर्मिनेशन में द ट्रांसलेशन प्रोसेस टर्मिनेट एट, किस पे टर्मिनेट हो जाता है बेटा? ये टर्मिनेट हो जाता है स्टॉप कोडॉन पे जाके। चेन में कहीं भी स्टॉप कोडॉन आएंगे, UAA, UAG एंड UGA, अगर कहीं पे भी इस mRNA की सीक्वेंस में स्टॉप कोडॉन आ जाते हैं वहां पे प्रोसेस जो है टर्मिनेट हो जाता है। ट्रांसलेशन प्रोसेस टर्मिनेट एट स्टॉप कोडॉन, ये तीनों स्टॉप कोडॉन पे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है वो इनिशिएटर कोडॉन से स्टार्ट होता है, लेकिन ट्रांसलेशन प्रोसेस टर्मिनेट किस पे होता है? वो स्टॉप कोडॉन पे, टर्मिनेशन कोडॉन पे स्टॉप हो जाता है। यानी कि इनिशिएटर कोडॉन से पहले वाला रीजन और इनिशिएटर कोडॉन के बाद वाला रीजन, सॉरी टर्मिनेशन कोडॉन, स्टॉप कोडॉन के बाद वाले रीजन को आप UTR कहते हैं, यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन। याद रहे UTR क्या है? दिस इज द अनट्रांसलेटेड रीजन। इसको आप क्या बोलते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। ये जो अनट्रांसलेटेड रीजन है, दिस रीजन प्रेजेंट बिफोर स्टॉप कोडॉन एंड आफ्टर इनिशिएशन कोडॉन। ये स्टॉप कोडॉन से पहले और इनिशिएशन कोडॉन के बाद में प्रेजेंट होता है UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन, यानी कि जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो इन स्टॉप कोडॉन पे जाके प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है? वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? टर्मिनेट हो जाता है। इसको आप चेन टर्मिनेशन कहते हैं। यहाँ पे आपको कुछ फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। इन फैक्टर्स को टर्मिनेशन फैक्टर या रिलीजिंग फैक्टर भी बोलते हैं। ये रिलीजिंग फैक्टर्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? रिलीजिंग फैक्टर 1, रिलीजिंग फैक्टर 2 एंड रिलीजिंग फैक्टर 3। इन फैक्टर की वजह से प्रोसेस टर्मिनेट होता है। तो यहाँ पे भी रिलीजिंग फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। इसी के अलावा ये रिलीजिंग फैक्टर किस में है बेटा? ये प्रोकैरियोट्स में है। ऐसे ही कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स यूकैरियोट्स में भी होते हैं। यूकैरियोट्स में सिर्फ एक ही रिलीजिंग फैक्टर होता है जिसको आप बोलते हैं यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 1। तो ये हो गया आपका यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया आपका टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस इज डन। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। ट्रांसलेशन 3 मेन मैकेनिज्म में होता है। पहला एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड ATP के साथ बाइंड करके एक्टिवेट हो जाता है। अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज रिक्वायर्ड होता है। सेकंड जो स्टेप है वो है आपका चार्जिंग ऑफ tRNA। tRNA की चार्जिंग होती है। जो अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स है वो tRNA के साथ बाइंड करके, ठीक है, AMP और एंजाइम फ्री हो जाते हैं, वहां से वो अमीनो एसिड tRNA बन जाता है। थर्ड जो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन में। इनिशिएशन में यहाँ पे कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इनिशिएशन फैक्टर्स जो होते हैं यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल में 3 होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड इनिशिएशन फैक्टर 3। इसके अलावा 9 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। ये इनिशिएशन फैक्टर प्रोसेस को इनिशिएट करने का काम करते हैं। इनिशिएशन के टाइम पे क्या होता है कि जो स्मॉलर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम होती है वो एनकाउंटर बाय mRNA के साथ अटैच हो जाती है। 30S यूनिट mRNA के साथ अटैच होके 30S mRNA कॉम्प्लेक्स बनाती है। अब उस 30S mRNA कॉम्प्लेक्स के साथ tRNA बाइंड कर जाता है। ये फॉर्माइलेटेड tRNA होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में नॉन फॉर्माइलेटेड tRNA होता है।
तो ये फॉर्माइलेटेड टीआरएनए इसके साथ बाइंड कर जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और यहाँ पे बन गया एमआरएनए टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनिशिएशन। इसके अलावा इनिशिएशन में एक चीज मैं आपको और बताऊं कि यहाँ पे जो एमआरएनए है वो अटैच होता है स्मॉलर सबयूनिट के साथ, उसको रिकॉग्नाइज करने में एसडी सीक्वेंस हेल्प करती है। 7 बेसिस की सीक्वेंस होती है, AGG ये सीक्वेंस होती है। और ये प्रोसेस भी 5 to 3 डायरेक्शन में ही होता है। किसमें होता है? 5 to 3 डायरेक्शन में ही होता है। तो उसके लिए ASD सीक्वेंस किसके पास होती है? 16S RNA के पास होती है। ऐसे यूकैरियोटिक सेल में ये रिकॉग्नाइज करता है 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन कैप। जैसे एसडी सीक्वेंस प्रोकैरियोटिक सेल में होती है, यूकैरियोटिक सेल में 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन कैप होती है जो कि इसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है। यहाँ पे 3 साइट्स होती है, एक ए साइट, पी साइट, ई साइट। पी साइट पे पहला कोडोन पी साइट पे बाइंड करता है और दूसरा कोडोन ए साइट पे बाइंड करता है। 1 by 1 कोडोन किस पे आते हैं? सॉरी, कोडोन नहीं, टीआरएनए। पहला कोडोन, पहला टीआरएनए पी साइट पे बाइंड करता है, दूसरा टीआरएनए ए साइट पे बाइंड करता है। टीआरएनए आते रहते हैं, अमीनो एसिड को अपने साथ लेके आते रहते हैं 1 by 1। वो ए साइट के थ्रू आते हैं, ए साइट से फिर पी साइट पे जाते हैं और पी साइट के बाद ई साइट से वो एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया चेन इलोंगेशन। चेन इलोंगेशन में क्या होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे 1 by 1 अमीनो एसिड विल कम और उनके बीच में क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा। पहले वो ए साइट पे आएगा, ए साइट से पी साइट पे जाएगा, फिर ई साइट पे जाएगा। और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज चाहिए, राइबोजाइम चाहिए। और चेन इलोंगेशन में कुछ फैक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, इलोंगेशन फैक्टर TU, इलोंगेशन फैक्टर TS और इलोंगेशन फैक्टर G। इसके अलावा GTP की रिक्वायरमेंट होती है इन इलोंगेशन प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा आपका जो लास्ट स्टेप है वो चेन टर्मिनेशन है। चेन टर्मिनेशन होता है आपका कौन से कोडोन पे? स्टॉप कोडोन पे चेन टर्मिनेशन हो जाता है। किस पे? स्टॉप कोडोन पे चेन टर्मिनेशन हो जाता है। और टर्मिनेशन के लिए यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। रिलीजिंग फैक्टर 1, 2, 3 प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक ही रिलीजिंग फैक्टर होता है। इज दैट क्लियर? उन रिलीजिंग फैक्टर की प्रेजेंस में प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। इज दैट क्लियर? इसी के साथ ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ये यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है जिसको आप बोलते हैं बीडल एंड टेटम एक्सपेरिमेंट। ये मैं आपको बता देता हूँ, लिसन केयरफुली। बीडल एंड टेटम एक्सपेरिमेंट। अगला टॉपिक है बीडल एंड टेटम एक्सपेरिमेंट। बीडल एंड टेटम ने एक हाइपोथेसिस दी, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। वन जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। इट वाज गिवन बाय, किसने दी? बीडल एंड टेटम ने ये हाइपोथेसिस दिया। बीडल एंड टेटम एक्सपेरिमेंट। बीडल एंड टेटम एक्सपेरिमेंट, दिस एक्सपेरिमेंट, राइट, ये बीडल एंड टेटम ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, परफॉर्म्ड ऑन, ये एक्सपेरिमेंट बीडल एंड टेटम ने परफॉर्म किया न्यूरोस्पोरा पे। न्यूरोस्पोरा पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसको पिंक मोल्ड भी बोलते हैं। उन्होंने क्या काम किया? न्यूरोस्पोरा में म्यूटेशन डेवलप कर दिया। कैसे? यहां पे न्यूरोस्पोरा 2 टाइप के देखे जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में 2 टाइप के न्यूरोस्पोरा थे, एक प्रोटोट्रॉफ और दूसरा ऑक्सोट्रॉफ। प्रोटोट्रॉफ में क्या किया? प्रोटोट्रॉफ जो है सिंपल कल्चर मीडियम में ग्रो कराया उन्होंने, सिंपल कल्चर मीडियम में। जबकि ऑक्सोट्रॉफ को ग्रो कराया उन्होंने किसमें? एक म्यूटेटेड मीडियम में ग्रो कराया। म्यूटेटेड मीडियम में ग्रो कराया, सिंपल कल्चर मीडियम में प्रोटोट्रॉफ को ग्रो कराया और म्यूटेटेड मीडियम में ऑक्सोट्रॉफ को ग्रो कराया। तो सिंपल कल्चर मीडियम में क्या हुआ? ऑल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए, सभी जितने भी एसेंशियल मॉलिक्यूल्स थे सब प्रोड्यूस हुए। लेकिन ऑक्सोट्रॉफ में म्यूटेशन की वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस नहीं हुए, लाइक आर्जिनिन। सम मॉलिक्यूल्स डिड नॉट प्रोड्यूस।
जैसे कि आर्जिनिन, ये डिफरेंस था प्रोटोट्रोफ और आर्जिनिन, प्रोटोट्रोफ और ऑक्सोट्रोफ में। तो उन्होंने एग्जैक्टली क्या हुआ, प्रोटोट्रोफ एक नॉर्मल न्यूरोस्पोरा होता है और वो ऑक्सोट्रोफ में कन्वर्ट होता है एक्सरे एमिशन के बाद। एक्सरे म्यूटेट कर देता है प्रोटोट्रोफ को ऑक्सोट्रोफ में और उसकी वजह से वहां पे आर्जिनिन नहीं बन पाता। इसका उन्होंने एग्जैक्ट रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश की। उन्होंने एक मेटाबॉलिक पाथवे को ऑब्जर्व किया। ये मेटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, इस मेटाबॉलिक पाथवे में एक प्रीकर्सर होता है, वो प्रीकर्सर कन्वर्ट होता है ऑर्निथिन में। ऑर्निथिन किसमें कन्वर्ट होता है, सिट्रुलिन में। सिट्रुलिन में कन्वर्ट होता है और ये सिट्रुलिन किसमें कन्वर्ट होता है, आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है। राइट, यहां पे इस पाथवे में 3 डिफरेंट एंजाइम रिक्वायर्ड थे, एंजाइम 1, एंजाइम 2 और एंजाइम 3। इन तीनों डिफरेंट एंजाइम को 3 डिफरेंट जीन्स ने एक्सप्रेस किया। जी मतलब जीन्स। तो फर्स्ट जीन ने एंजाइम 1 को एक्सप्रेस किया जिसकी वजह से ऑर्निथिन बनता है। सेकंड जीन ने एंजाइम 2 को एक्सप्रेस किया जिसकी वजह से सिट्रुलिन बनता है और थर्ड जीन ने एंजाइम 3 को एक्सप्रेस किया जिसकी वजह से आर्जिनिन बनता है। इज दैट क्लियर? तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर एंजाइम को बना रहा है, लेकिन एक्सरे की वजह से, एक्सरे इमिशन की वजह से कोई अगर एक पर्टिकुलर जीन ब्लॉक हो जाता है, राइट, तो क्या होगा, आर्जिनिन बनना बंद हो जाएगा जो कि ऑक्सोट्रोफ को डेवलप करता है। तो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, बीडल एंड टैटम ने परफॉर्म किया न्यूरोस्पोरा पे। उन्होंने देखा कि एक नॉर्मल मीडियम में प्रोटोट्रोफ डेवलप होता है, न्यूरोस्पोरा की फॉर्म, यानी कि ऐसी फॉर्म जिसमें कि सारे मेटाबोलाइट डेवलप होते हैं, सारे मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा, उन्होंने जब उस प्रोटोट्रोफ में एक्सरे का एमिशन कराया तो एक्सरे के एमिशन की वजह से वो ऑक्सोट्रोफ में कन्वर्ट हो गए, यानी कि वहां पे आर्जिनिन बनना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें से किसी एक पर्टिकुलर जीन को इस एक्सरे ने ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से ये पाथवे जो है पूरा का पूरा ही ब्लॉक हो गया और आर्जिनिन नहीं प्रोड्यूस हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर जीन, ये एक पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर एंजाइम में एक्सप्रेस करता है, ये दूसरा जीन दूसरे एंजाइम में एक्सप्रेस करता है, तीसरा जीन तीसरे एंजाइम में एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक फिनोमिनन को डेवलप किया, एक फिनोमिनन बताई कि यहाँ पे 1 जीन 1 एंजाइम बनाता है। इसने बीडल एंड टैटम ने ये फिनोमिनन दी थी, 1 जीन produce 1 enzyme. This phenomenon was given by Biddle and Tatum. Biddle and Tatum के बाद इस phenomenon को Biddle and Tatum, तो Biddle and Tatum के बाद इस phenomenon को modified किया Janowski ने। उन्होंने बोला 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड phenomenon दी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, 1 जीन 1 एंजाइम फिनोमिनन बीडल एंड टेटम ने दी। 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड फिनोमिनन किसने दी बेटा? यानोव्स्की नाम के एक साइंटिस्ट ने। ठीक है, ऐसी ही एक फिनोमिनन और आई, 1 mRNA 1 पॉलीपेप्टाइड, 1 mRNA 1 पॉलीपेप्टाइड, ये फिनोमिनन किसने दी? ये दी बाल्टीमोर एंड जैकबसन ने। तो इन तीनों स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जाता है, 1 जीन 1 एंजाइम फिनोमिनन वाज गिवन बाय बीडल एंड टैटम, 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड, दिस फिनोमिनन वाज गिवन बाय यानोव्स्की, और 1 mRNA 1 पॉलीपेप्टाइड, दिस फिनोमिनन वाज गिवन बाय बाल्टीमोर एंड जैकबसन। तो 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस बीडल एंड टैटम एक्सपेरिमेंट से आती है, जब उन्होंने प्रोटोट्रोफ को एक्सरे एमिशन से पास किया, एक्सरे की वजह से म्यूटेशन हो गया, कोई एक पर्टिकुलर जीन ब्लॉक हो गया जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर एंजाइम नहीं बना, तो आर्जिनिन नहीं बना। तो उन्होंने यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन निकाली कि एक पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर एंजाइम को बनाता है, अगर वो जीन ब्लॉक हो जाएगा तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। ये फिनोमिनन थी किसकी? बीडल एंड टैटम एक्सपेरिमेंट की। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं अगले टॉपिक में। आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में अगली क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।